चलो गाइस स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि आपका पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, इसके अंदर है ना आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर सर्टेन क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैंने एक दो क्वेश्चन है ना मिक्स ले लिए हुए, जिसके अंदर आपका आईटीसी का ब्लॉक क्रेडिट भी आ गया, सप्लाई भी आ गया, आरसीएम वाले पॉइंट्स भी आ गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सब हेडिंग है पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर ही जाते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका पहला क्वेश्चन से। मिस्टर जयेश एक रजिस्टर्ड सप्लायर है मुंबई के। उसने रिसीव किया फॉलोइंग अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अच्छा, उनको पैसा मिला हुआ है, यानी कि मैं बोलूं ये सारा उसका सप्लाई का डिटेल्स है, परचेस का नहीं है। कौन सा डिटेल है? सप्लाई का। हाँ, इनपुट सर्विसेज भी ली हुई यहाँ पे बताई गई है। एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का बताया गया है 4,20,000। ठीक है, आपको क्या निकालना है? कंप्यूट करना है ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय मिस्टर जयेश फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। चलो एक प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या हेडिंग दोगे आप लोग? ठीक है मैडम, हाँ। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन विच, क्या नाम है उसका, मिस्टर जयेश shall pay GST for October 2022। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख दो आप लोग अमाउंट इन रुपीस। चलो पहला पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड एज अ रिकवरी एजेंट फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, टैक्स पेबल बाय एनबीएफसी अंडर। अरे मैं सॉल्यूशन में चला गया क्या? तो सॉरी। कमीशन रिसीव्ड एज अ रिकवरी एजेंट फ्रॉम एनबीएफसी। अगर एनबीएफसी से आप लोग कोई भी कमीशन मिल रहा है ना आप लोगों को, एक पर्सन को, तो उसके ऊपर टैक्स एनबीएफसी आरसीएम बेसिस पे देने वाला है। यानी कि मिस्टर जयेश को उस ट्रांजैक्शन पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टैक्स कौन देने वाला है? एनबीएफसी देने वाला है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप लोग? देखो पहला पॉइंट, कमीशन फ्रॉम एनबीएफसी, टैक्स उसको देने की जरूरत नहीं है। आंसर में कैसे लिखोगे आप लोग? कमीशन, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है, रिसीव फ्रॉम एनबीएफसी इज taxable on RCM basis, that is recipient shall pay the tax, that is NBFC will pay the GST। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू किसकी बात करते हैं? एक्शनेबल क्लेम रिसीव फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस डेटर। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स हो सकता है कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिला हो। एक्शनेबल क्लेम्स फ्रॉम डेटर्स, टैक्स आएगा क्या? नहीं। अभी रीजन क्या है? एक्शनेबल क्लेम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अगर एक चीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस से, तो इसके ऊपर तो जीएसटी आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखो, एक्शनेबल क्लेम इज, सॉरी एक्शनेबल क्लेम सप्लाई ऑफ गुड्स है, बट शेड्यूल 3 के नेगेटिव लिस्ट के अंदर बोला गया है कि एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो ऐसे लिखेंगे, एक्शनेबल क्लेम इज कंसिडर्ड एज गुड्स एज पर सेक्शन, याद रहा तो लिख दो, नहीं तो मत देना, 252। however as per schedule 3 comma supply of actionable claims other than specified actionable claim is neither
सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, इसके लिए ये ट्रांजैक्शन के ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया। चलो थर्ड पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिक डांस इन वन प्रोग्राम, बट अमाउंट कितना मिल रहा है, 1,74,500। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड टू परफॉर्म क्लासिकल, क्या लिखा है, डांस, कितना रुपीज मिल रहा है, शायद 1,74,500। हाँ 1,74,500। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, कंसिडरेशन received to perform folk art or classical dance shall be exempt if consideration is up to rupees 1,50,000 in given case, comma, since consideration is more than 1,50,000, comma, entire amount shall be taxable। ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स। चलो पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। देखो मैं थोड़ा सा डिटेल लिखवा के दे रहा हूँ, आई नो लिखने के टाइम पे अभी कंटाला आ रहा रहेगा आप लोगों को, बट ट्रस्ट मी गाइस यही आंसर्स आप लोगों को एग्जाम के अंदर भी लिखने हैं। पॉइंट नंबर 4, एक सेकेंड के लिए आप लोग रीड कर लो, मैं बस पानी पी रहा हूँ, रीड कर लो खाली। किया देखो, बिजनेस एसेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जिसका मार्केट वैल्यू था 51,000, कोई अमाउंट चार्ज किया नहीं है, बट इसके ऊपर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लिया था। तो शेड्यूल 1 का पैरा 1 का था, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इस केस में आईटीसी क्लेम नहीं किया था तो सप्लाई भी नहीं माना जाएगा। लिख देते हैं। चलो पॉइंट नंबर 4, सप्लाई ऑफ, मैं नाम भूल गया, क्या सप्लाई किया था, ओल्ड कंप्यूटर्स डैश, सिंस no ITC is availed on this computer, comma, and no consideration is involved in transaction, it is not treated as supply under section 7 or as per schedule 1 of GST। ये होगा आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 किसकी बात करता है, कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर 1 month रेंट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंसी 15,200, ये भी एग्जेम्प्ट है। तो कंसिडरेशन फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो दैट आंसर में देने का, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये आ गया आपका अगला आंसर। पॉइंट नंबर 6, बट भूलना मत, नीचे ना और एक ट्रांजैक्शन दिया गया हुआ है। क्या है वो ट्रांजैक्शन, उसने अनरजिस्टर्ड जीटीए को पैसा दिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड्स 15,100 रुपीज का। तो ये तो सेक्शन 9(3) में कवर्ड है। तो देखो, अमाउंट पेड टू अनरजिस्टर्ड जीटीए 15,100, इसके आंसर में क्या लिखोगे आप लोग,
एज पर सेक्शन 9(3), कॉमा एनी अमाउंट पेड बाय registered person to unregistered GTA shall be taxable on RCM, that is in given case, कॉमा ये बंदे का नाम क्या था रे, जयेश था क्या? हाँ, इन गिवन केस मिस्टर जयेश is liable to pay GST on the transaction। फिर यहाँ पे नीचे ना इसका टोटल निकालने का कि टोटल अमाउंट ऑन विच GST is payable by जयेश। कितना अमाउंट आएगा वो? 15,100 और 174,500, 174,500 प्लस 15,100, 189,600। कितना आ जाएगा इधर? 189,600। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर अपन ने प्रॉपर डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन लिखा है। चाहिए तो एक बार अगर कोई पॉइंट लिखना बाकी है तो स्क्रीन पूरी दिखेगी आप लोगों को, उसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, या तो चाहिए तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लो फटक से। हो गया ये वाला पॉइंट? फिर चलो ये वाले इसको देख लो, अभी जल्दी जल्दी देख लो सब लोग। डन है यहां तक? चलो बढ़ेंगे आगे। अगला पॉइंट मिस्टर मानी के वो प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज टैक्स एंड अदर लायबिलिटीज अंडर जीएसटी एज पर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। उसको मई महीने का टैक्स भरना है, मई महीने का इंटरेस्ट भरना है, मई महीने की पेनल्टी भरनी की है, जून महीने का टैक्स भरना है, और 73 के अंदर उसको कोई तो भी लायबिलिटी आई हुई है, नोटिस आई हुई है, वो पे करना है। मानिक का बोलना है कि वो पहले डिमांड नोटिस को पहले सेटल करना चाहता है। क्या वो वैसा कर सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखो, जब भी आपको लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ती है ना, सबसे पहले आपको क्या डिस्चार्ज करना पड़ता है? प्रीवियस मंथ के टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। ये पहले प्रीवियस मंथ के हो गए। उसके बाद में आपको जो करंट पीरियड है ना, करंट पीरियड का क्या पे करना पड़ेगा? पहले टैक्स, इंटरेस्ट, ये इस पीरियड का पे करना पड़ेगा। और थर्ड लास्ट में आप लोग क्या पे करोगे? कोई भी डिमांड की अगर लायबिलिटी आई रहेगी तो वो पे करोगे। ठीक है, तो ये जो बोल रहा क्या वो सही है क्या? नहीं भैया, तू पहले मई महीने का तेरा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पे कर, फिर जून महीने का टैक्स पे कर, उसी के बाद में तेरे को जो तेरा डिमांड है उसका लायबिलिटी पे करते आएगा। समझा क्या? चलो, फिर मिस्टर एक्स एक सप्लायर ऑफ गुड्स का जीएसटी पे कर रहा है अंडर रेगुलर स्कीम। रेगुलर मतलब कौन सा रे? सेक्शन 9। और कॉम्पोजिशन मतलब कौन सा? सेक्शन 10। उसके बाद आईटीसी फॉलोइंग दिया गया हुआ है। कंप्यूट करना है अपने को मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बाय मिस्टर एक्स टू मेक द सुटेबल एजम्पशन एज रिक्वायर्ड। तो चलो ऐसा अपन इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल, क्या नाम है उसका? बाय मिस्टर एक्स, बाय मिस्टर एक्स। तो सबसे पहले इधर आ गया आपका पर्टिकुलर्स, फिर क्या है यहाँ पे आई जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी। सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे आप लोग? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है यहाँ पे? 2,800, 2500, 2,800, 2500। ये क्या बन जाता है उसका लायबिलिटी। फिर अभी अपन आईटीसी यूज करेंगे। सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे, लेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। कितना है ये टोटल? ऑफ ₹4,000। कितना है इसमें से? इधर पहले 2,000 चला जाएगा, है ना? पहले 2,000 दे देता हूं मैं, 2 मिनट। पहले यहाँ पे दे दिया मैंने 2,000। अभी देखो यहाँ पे ना मेरे पास आउटपुट लायबिलिटी कितने रुपीस का है? यहाँ पे अगर देखोगे तो
₹800 का लाइबिलिटी है, जिसके लिए मेरे पास आईटीसी ऑलरेडी 2000 का है, तो ये अमाउंट इधर मेरी आराम से पे हो जाएगी, है ना। बट यहाँ पे मेरे पास आईटीसी सिर्फ ₹500 का है, सिर्फ कितने रुपीस का है 500, और पेबल 2500 है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2000 का शॉर्ट आईटीसी है, तो मैं पूरा 2000 रुपीज कहाँ पे यूज कर लूंगा, यहाँ पे यूज कर लूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी एलोकेट नहीं करूंगा। समझा क्या? क्लियर है? इधर रेफरेंस के लिए लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग कौन सा आईटीसी माइनस करोगे, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कितना है आपका 2000 है, बट पेबल कितना है, सिर्फ 800 पेबल है ना, तो कितना माइनस करोगे, सिर्फ आप लोग 800, यहाँ पे कुछ जाएगा नहीं। फिर लास्ट में आप लोग आईटीसी किसका माइनस करोगे, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी। अभी देखो एसजीएसटी में पे करना था 2500, 2000 ऑलरेडी पे हो चुका है, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है पे करने के लिए, 500 रुपए, कितना बच रहा है 500, और यहाँ पे मेरा आईटीसी भी कितने का है 500, तो यहाँ पे मैं माइनस कितना करूंगा 500, तो इधर आएगा टैक्स पेबल इन कैश। टैक्स पेबल इन कैश देखो ना, यहाँ पे 2000 पेबल था, 2000 पेड हो गया, जीरो। 800 पेबल था, 800 पे हो गया, जीरो। 2500 पेबल था, 2500 पे हो गया, जीरो। फिर आएगा इधर आईटीसी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में कोई अमाउंट लेके जा रहे हो क्या, ऑफ कोर्स। इधर 800 रुपए यूज किया आउट ऑफ 2000, तो इधर कितना आएगा आपका 1200। इधर क्या आएगा 1200। एक काम करो, ये जो वर्किंग नोट का रेफरेंस है इसको निकाल दो, अपन पूरा ना इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखेंगे। देखो पॉइंट नंबर 1, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी इज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट आईजीएसटी, है ना। सबसे पहले किसके आगे चला जाएगा, वो आईजीएसटी की। remaining ITC of IGST can be used against CGST और SGST in any order, कोई भी ऑर्डर में आप उसको यूज कर सकते हो। ये बन गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ITC of CGST and SGST cannot be used until IGST becomes 0। ये पॉइंट लिख दिया अपन ने। फिर पॉइंट नंबर 3 इसकी बात करते हैं, CGST should be utilized against CGST first, then IGST if required। और सेम नीचे 4 पॉइंट के अंदर क्या लिखोगे, SGST शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट SGST, देन IGST इफ रिक्वायर्ड। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। समझा क्या? तो ये हो गया आपका कंप्यूटेशन वाला पॉइंट कंप्लीट। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहिल एक सप्लायर है, क्या सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल गुड्स कर्नाटका में। उसने रजिस्ट्रेशन लिया कौन से मंथ में, सितंबर 2000 जो भी है, एंड उसको आईजीएसटी लाइबिलिटी पे करनी है फॉर द मंथ। सिंस ही इज मेकिंग फॉर द जीएसटी for the first time, he is of the view that he needs to mandatorily have online banking facility to make the payment of GST. Offline payment is not permitted under GST. You are required to appraise the Sahil regarding the following modes of deposit in the cash ledger. Further advise him with the following things. सबसे पहले क्या वो सही बोल रहा है क्या, तो यस आंसर वो सही है, बट कहीं तो भी एक पॉइंट में गलती है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में एक कंसेप्ट है ओवर द काउंटर पेमेंट, जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, एक टैक्स पीरियड के लिए 10,000 रुपीज तक टैक्स को पेमेंट कर सकते हो। समझा? तो यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है कि मैनुअल चलन वैसे जीएसटी के अंदर अलाउड नहीं है, चलान तो आपको कंपलसरी ऑनलाइन पोर्टल पे से ही बनाना पड़ेगा। एक बार चलान जनरेट हो गया तो उसकी वैलिडिटी कितने डेज की रहती है, 15 डेज की वैलिडिटी उसकी रहती है। समझा? यहाँ तक क्लियर है? उसके में क्या आप लोग क्रॉस यूटिलाइजेशन अमंग द मेजर एंड माइनर हेड कर सकते हो क्या, आंसर इज नो। जो भी आपके स्पेसिफिक मेजर एंड माइनर हेड के अंदर पैसा रहेगा वो उसी स्पेसिफिक मेजर एंड माइनर हेड के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है। क्रॉस ट्रांसफर कर सकते हो आप लोग अमाउंट को, बट यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। क्लियर है वाला पॉइंट? चलो देखो अभी यहाँ पे ना कंप्यूटेशन वाला पॉइंट है, ध्यान से देखते चलना।
मिस्टर पीयूष जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड सप्लायर है टैक्सेबल गुड्स का, उसने 3B फाइल किया जनवरी का ऑन 15 अप्रैल। उसका द प्रिस्क्राइब ड्यू डेट क्या था 20 फेब। अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश वाज 36,500, जो उसने कब पे किया 15 अप्रैल। आपको बताना है कितना इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने जीएसटी का रिटर्न लेट फाइल किया, आपको इंटरेस्ट कितना परसेंट लगता है, इंटरेस्ट कितना परसेंट लगता है 18% पर एनम ऑन कैश कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट पे, कैश कंपोनेंट। देखो उसका ड्यू डेट पहले निकालो, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न निकालो, और एंड में क्या निकालोगे आप लोग, डिले पीरियड। ठीक है, इसका ड्यू डेट क्या था, ड्यू डेट यहाँ पे 20 फेब, 20 फेब। पेमेंट कब कर रहा है 15 अप्रैल। डिलेड पीरियड निकालना है। देखो फेब में होते 28 डेज, 20 डेज तक का तो टाइम था, तो फेब के 8 डेज आ गए, मार्च के 31 डेज आ गए, और जिस दिन तक पेमेंट किया उस दिन तक आपका इंटरेस्ट निकलता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकलेगा आपका 8 + 31 + 15, टोटल कितने डेज का निकलेगा 54 डेज। अमाउंट कितना था आपका 36,500 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 18%, क्योंकि 18% साल का यानी कि 365 डेज का है, आपको 54 डेज का ही निकालना है। तो 36,500 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 365 इंटू अगर मैं 18% करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 972। आंसर कितना आ गया आपका 972 आ गया। समझा। चलो फिर इधर एक अगला कौन है, एबीसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है अंडर सेक्शन 39, यानी कि 3B फाइल नहीं किया फॉर द मंथ ऑफ मार्च। रीजन था कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए, जो कि मई में फाइनलाइज हुए। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कब फाइनलाइज कर रहे हो। अगर तुमने डिले किया रिटर्न फाइल करने में तो भैया उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी पोर्टल ने क्या बोला है कि लेट फी कितनी रुपीज आ रही है 2000 अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच, यानी कि टोटल लेट फी कितनी आ रही है 4000 रुपीज। उसका बोलना है क्या वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज कर सकता है क्या वो पेमेंट करने के लिए। तो इसका आंसर है नो। आंसर क्या है नो। एनी अमाउंट, देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी used to settle only liability of tax। ठीक है, सेकेंड एनी अदर liability such as interest, late fee, penalty, others should be settled compulsorily by debiting electronic cash ledger। थर्ड पॉइंट, इन गिवन केस, क्या है इसका नाम, एबीसी कंपनी, एबीसी एंड कंपनी हैव लाइबिलिटी ऑफ लेट fee which is to be paid, compulsorily in cash, hence ABC cannot utilize electronic credit ledger balance for the पेमेंट ऑफ लेट फी। समझा क्या, क्लियर है यहां तक। चलो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, राघव लिमिटेड ने जीएसटीआर 3B जुलाई महीने का ड्यू डेट के अंदर फाइल कर लिया। पोस्ट फाइलिंग रिटर्न उसको ये समझ में आया सितंबर के मंथ में कि जो टैक्स ड्यू थे जुलाई के वो शॉर्ट दिखाए गए हुए फॉर ₹40,000। राघव ने 40,000 का करेक्शन किया सितंबर का ऑन 2010, जिसके लिए उसने कैश लेजर में से 30,000 पे किया और 10,000 का उसने क्रेडिट यूज किया। आपको इंटरेस्ट निकालना है फॉर द सितंबर। देखो दो बातें को आप यहाँ पे समझ के लो। यहाँ पे पहला पॉइंट किसकी बात करता है, आपने रिटर्न को लेट फाइल किया,
अगर आपने रिटर्न को लेट फाइल किया ना, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ओनली ऑन कैश कंपोनेंट। इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करना पड़ता है आपको? ओनली ऑन कैश कंपोनेंट। बट अगर आपने कोई भी ओमिशन किया, ओमिशन जिसको आप लोग सब्सिक्वेंटली क्या कर रहे हो, विच इज सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाइड, तो आपको है ना एंटायर लाइबिलिटी जो है ना आपका एंटायर लाइबिलिटी, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये केस में कहने से उसका यहाँ पे जो ड्यू डेट था, कौन से महीने का ड्यू डेट था? जुलाई का था 20 अगस्त, 20 अगस्त 2021, और उसने इसका पेमेंट कब किया हुआ है? 20/10/2021। तो यहाँ पे डिले कितने पीरियड का हो रहा है? तो देखो जुलाई के महीने में होते हैं 31 डेज, तो जुलाई के 11 आ गए, सॉरी अगस्त में 31 डेज होते तो अगस्त के 11 आ गए, सितंबर के 30 आ गए, अक्टूबर के 20 आ गए। तो डिले यहाँ पे कितने 1 डेज का हो रहा है? 61 डेज का। तो यहाँ पे जितना भी उसका लाइबिलिटी है, यानी कि कितना है 40,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा 18% से फॉर 61 डेज। तो इसका कैलकुलेशन देखो, 40,000 इंटू 18% इंटू 61 डिवाइडेड बाई 365, आंसर कितना आता है आपका? 1203। इतने पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, अगर उसने जीएसटीआर 3 ही जुलाई का 2010 को फाइल किया रहता, तो यहाँ पे ना रिटर्न को ही लेट फाइल किया है, कितने दिन का डिले हो रहा है यहाँ पे? 61 डेज का डिले हो रहा है। यहाँ पे ओमिशन नहीं है, पूरा रिटर्न ही लेट जा रहा है। तो उस केस में इंटरेस्ट कौन से कंपोनेंट पे लगेगा? सिर्फ कैश कंपोनेंट, यानी कि इंटरेस्ट आएगा 30,000 इंटू 18% इंटू 61 डिवाइडेड बाय 365। तो 30,000 इंटू 18% इंटू 61 डिवाइडेड बाय 365, कैलकुलेशन में आंसर कितना आएगा आपका? 902 रुपीज का आंसर आएगा। ये देख लो एक बार, ये पूरी स्क्रीन आपके सामने 1 मिनट के लिए, इसको पढ़ लो, समझ लो, सब समझा तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देख लो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो डन है ये वाला पॉइंट सबका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ना कैलकुलेशन में कुछ तो एरर है, आप लोग रेक्टिफाइड अमाउंट को ले लेना, क्योंकि अगस्त के देखो ना, अगस्त के कितने दिन आ गए? 11 आ गए, सितंबर के 30 आ गए, अक्टूबर के 20 आ गए, टोटल 61 डेज होता है ना? तो अपना आंसर बराबर है। मिस्टर अजय एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसको जीएसटी पे करना है रेगुलर स्कीम यानी कि सेक्शन 9 के अंदर। उसने आपको डिटेल दी है कि उसने इंटरस्टेट सप्लाई किया है 10 लाख रुपीज का। अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई किया है 2 लाख रुपीज का, इंटरस्टेड परचेसेस किया है 5 लाख रुपीज का, जीएसटी का रेट कितना है? 18%। मतलब समझ के लो, उसने इंटरस्टेट जो सप्लाई किया हुआ है उससे उसकी क्या आ गई? सबसे पहले लाइबिलिटी। तो यहाँ पे अपन उसकी लाइबिलिटी लिख के लेते हैं। लाइबिलिटी आईजीएसटी की, सीजीएसटी की, एसजीएसटी की। ये 10 लाख के ऊपर कितना परसेंट है? 18%, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे? 1,80,000। ठीक है, फिर यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई किया है 2 लाख रुपीज का, तो 2 लाख इंटू 18% डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो रिस्पेक्टिवली 18,000 ईच आ जाएगा। 18,000, 18,000। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है? आईटीसी। इंट्रास्टेट परचेस कितने का है? 5 लाख। तो आईटीसी, एक तो आईटीसी ओपनिंग में कितना है आपके पास वो लिख के ले लो, 20,000 सीजीएसटी, 30,000 एसजीएसटी, 20,000 सीजीएसटी, 30,000 एसजीएसटी, और यहाँ पे आईजीएसटी का कितना है? 25,000। ठीक है, और ड्यूरिंग द मंथ का ऐड करो आप इसके अंदर, ड्यूरिंग द मंथ कितने रुपीज का उन्होंने परचेस किया हुआ है? 5 लाख रुपीज का। तो 5 लाख इंटू 9%, यानी कि 45,000 ईच, है ना? 45,000 ईच। तो टोटल आईटीसी आपके पास कितना है? टोटल आईटीसी 25,000, फिर इधर आता है 65,000, फिर कितना आता है? 75,000। अभी आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी है? 1,80,000 रुपीज की। ठीक है, तो अब इसको पे कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आप लोग आईटीसी ऑफ आईजीएसटी को यूज कर लोगे इसके अगेंस्ट, है ना? एक काम करो, चलो वापिस एक बार अपन ना नीचे हेडिंग दे देते कि आपकी लाइबिलिटी कितनी है।
आपकी लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है 1,80,000, 18,000, 18,000। तो सबसे पहले आप लोग जो आईटीसी माइनस करोगे वो इसमें से माइनस करोगे 25,000 रुपीज का। कौन सा आईटीसी चला गया, ये आईजीएसटी वाला। फिर माइनस करोगे आप लोग आईटीसी सीजीएसटी वाला। सीजीएसटी का कितना है 65,000, बट इधर आपको चाहिए कितना 18,000 ही चाहिए। तो 18,000 आपने यहाँ पे माइनस कर लिया, 67,000 में से 18,000 चले गए, कितना बच रहा है यहाँ पे यूज कर लो आप लोग 49,000, बराबर है क्या। 65 था या 7 था, 5 था, सॉरी 65,000 माइनस 18,000, तो यहाँ पे होता है ये 47,000, यहाँ पे कितना होता है ये 47,000। फिर माइनस करोगे आप लोग आईटीसी एसजीएसटी का, पेबल 18,000 है, आईटीसी कितने का है 75,000 का है, तो पहले 18,000 इधर माइनस कर लो, फिर 75,000 माइनस 18,000 कितना होता है 57,000, यहाँ पे माइनस कर लो। तो अभी जीएसटी पेबल इन कैश, जीएसटी पेबल इन कैश कितना आएगा 1,80,000 माइनस 25,000 माइनस 47,000 माइनस 57,000, ये आया आपका 51,000, ये आया 0, ये आया 0। समझा क्या, टोटल कितना आया पेबल आपका 51,000 रुपीज का पेबल आया। डन है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है, डन। चलो वीडियो पसंद आया तो खाली फटाफट लाइक कर लो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।